क्वेश्चन। बताइए। तो 23 का ही चल रहा है शायद ये। अरे गेट 23 का है ये। अच्छा जैम 23 में लास्ट में अटैच है एक्चुअली, गेट के ऊपर जैम वाले अटैच्ड है। हाँ गेट 23 के जस्ट ऊपर जैम वाला अटैच्ड है। बताइए जैम 23 होगा। कौन सा क्वेश्चन डाउट है इसमें? क्वेश्चन 18। क्या डाउट है? सर इसका ऑप्शन डी कैसे सॉल्व होगा? हाँ डी हमने हालांकि 2-3 बार डिस्कस किया है। मतलब डाउट क्लास अगर सारे वीडियोस आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा। ये ठीक है। देखिए तो इसमें हमने क्या किया था, हम कहीं ना कहीं सॉल्व किया। हाँ तो वो फॉर्मूले से वेरिएंस टी ग्रेटर देन इक्वल टू CRLB। यस तो उसमें जो टी होता है उसकी एक्सपेक्टेशन जी डैश थीटा जी थीटा के इक्वल आती है। एक्सपेक्टेशन टी इक्वल टू जी थीटा। यस तो मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर निकाला। तो वो आया लेकिन 5 अपॉन। नहीं रुकिए, आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि वेरिएंस किसका, वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर जो होगा, मान लो डेल्टा है आपके पास, सो दिस इज मोर देन इक्वल टू CRLB, है ना। अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो मान लीजिए थीटा का एस्टिमेटर है तो, लेकिन पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि नहीं। तो क्या ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है? इसका मीन क्या आता है? नहीं है सर। तो क्या आता है बताइए? E ऑफ 1 प्लस एक्स बार का स्क्वायर का मीन कितना आता है? 5/4 प्लस जो जी थीटा दिया हुआ है, प्लस जो जी थीटा दे रखा है ये वाला, है ना। ओके थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। सो एक काम कीजिए, आप ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4 लिख सकता हूं। तो अब ध्यान से देखिए आप कि 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 1/4, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। अब मुझे अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल गया थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर का, जो यहां पे जिसका काम है ना। ओके अब आप समझिए, तो ये दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस, और आई थिंक एक्स बार क्या है यहाँ पे, कंप्लीट सफिशिएंट भी होगा। किसमें है? एक मिनट, यहाँ पे क्या था? एल थीटा क्या था यहाँ पे? ये किया था यहाँ पे एल, व्हाट इज एल? क्रैमर राव लोअर बाउंड। ओके तो ये आई थिंक ट्रू स्टेटमेंट है ना। चेक कीजिए, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्रैमर राव लोअर बाउंड आपका ये है, और इसका एक अनबायस्ड, तो कोई भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर किसका, जी थीटा का। अभी जो लिख रहा था मैं, ध्यान से देखिए, यहां मैं जी थीटा की बात करता हूं। तो जी थीटा का कोई भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर लूंगा मैं, तो उसका वेरिएंस मैं मान रहा हूं डेल्टा टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। तो वेरिएंस ऑफ डेल्टा दिस डेल्टा एक्स बार, मतलब ये एस्टिमेटर है डेल्टा, तो वेरिएंस ऑफ डेल्टा इज मोर देन इक्वल टू, इसका यहां समझिए आप, तो इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 1/4, बिकॉज दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। तो कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर जी थीटा का आएगा, जी थीटा नहीं, जी थीटा अलग, यहाँ पे अलग है आपका, दिस क्वांटिटी थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। तो
एल थीटा क्रैमर और लोअर बाउंड किसका है? अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा का ना। ओके अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस इधर कर लीजिए आप, क्या दिक्कत है, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? सर हो जाएगा, मेरा इंटरप्रिटेशन गलत था। हाँ एक्सपेक्टेशन टी जी थीटा के बराबर आना चाहिए। दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, मैं लास्ट टाइम एक तो ना मुझे खुद ही लगता है मैं किस तरीके से करूँ, तो एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे ठीक है वेरिएंस इसका जो आएगा, या एक काम करो ना इसको इधर बुला लो, छोड़ो इस 5/4 को इधर बुला लो, इसकी ये अप्रोच मत लगाओ, यहाँ से करो। देखो एक्सपेक्टेशन आप देखिए आप 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 5/4, ठीक, ये आपका क्या है? जी थीटा है। यस सर। ओके अब इसका वेरिएंस क्या होगा? बताइए। ये 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर वाले का मतलब इस, हालांकि इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस सेम ही तो है, क्योंकि ये -5/4 कोई डिफरेंस क्रिएट तो करेगा नहीं। यस सर। तो अच्छा सो वेरिएंस ऑफ 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर ये मोर देन इक्वल टू क्या होगा? इनफैक्ट इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस सेम है ना, आप एग्री करते हैं, क्योंकि 5/4 का वेरिएंस 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं मुझे। तो इसका वेरिएंस जो होगा, इसका जो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है जी थीटा का, और इसका वेरिएंस जो होगा इस क्वांटिटी का वेरिएंस लिख रहा हूं मैं, जो कि हालांकि इसके इक्वल है। दिस इज मोर देन इक्वल टू क्रैमर और लोअर बाउंड ऑफ जी थीटा, वो किसके इक्वल है? सीआरबी ऑफ जी थीटा। 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर। बस हो गया, यही इतना ही चाहिए था एक्चुअली। सो ये आ गया, एंड दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर बाई 2, है ना? सर ये बाई 2 कहाँ से? मुझे ये बताइए 2 इज मोर देन 2/2, हाँ या ना? यस सर। तो क्या दिक्कत है? दिस इज मोर देन, अपने हाफ से ज्यादा ही होगा ना। ओके ये जो क्वांटिटी है ये 4 है, मान लीजिए 4 इज मोर देन 4/2, नो प्रॉब्लम। तो ये 2 लाइन में हो जाता है ना, शुरू में टाइम लिया इधर पे, तो इसमें बस इतना ही है कि मैं फिर से एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, इसमें बस इतना ही है कि हमने जैसे आपसे पूछा कि व्हाट इज द, हमने पूछा था ना आपसे कि 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है, तो आपने बताया था 5/4 प्लस जी थीटा, है ना? तो ये हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं जस्ट ताकि बीच में जो कंफ्यूजन हुआ वो ना हो। 5/4 इज इक्वल टू जी थीटा, तो हमने यहां से ये डिसाइड किया कि दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा, तो इसका जो वेरिएंस लूंगा मैं, वेरिएंस ऑफ 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 5/4, दिस विल बी मोर देन इक्वल टू CRLB ऑफ जी थीटा, और ये चीज इक्वल होगा 1 प्लस एक्स बार के होल स्क्वायर के, क्योंकि माइनस कांस्टेंट का वेरिएंस 0 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन इक्वल टू, और ये आपने पहला ऑप्शन में आपने कर रखा है, CRLB निकाल रखा है, तो ये है 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो भी क्वांटिटी है, ये इसका जो हाफ, ये पॉजिटिव नंबर है, तो अपने हाफ से तो हमेशा ज्यादा होगा, ये हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी इज मोर देन दिस, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके ओके सर। एक और क्वेश्चन 45। तो अरे बहुत टाइम होगा 45 में तो। क्या पहुंचे, 37 पे पहुंचे। हाँ क्या दिक्कत है इसमें? सिंपली तो सॉल्व हो गया, मतलब इंटीग्रेशन करके। हाँ पर मैंने x/2 को अगर y लिया, हाँ मतलब लिमिट्स में भी x/2 को अगर y माना, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया y, जब y 0 से 1 में और 0 अदरवाइज। से fy of y जो आपका आएगा fx of x
सो जो कि है x/2 इंटू dx/dy, सो dx/dy इज 2। और इसमें पूरी जो है 2x है, इसको ही 2y, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या देखिए, ये आपका आया fy of y is 2y, y from 0 to 1। हाँ सर मिस्टेक मिल गई। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा। सो 2y, y फ्रॉम 0, मतलब ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फर्स्ट काइंड का। दिस इज बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर 2,1। सो बीटा फर्स्ट काइंड 2,1, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है ना, यहाँ बच्चे गलती करते हैं ना, fx of x into dx upon dy का मॉड। अब बाद में इस x को y में लाना होता है, तो अगर y बराबर आपने gx लिया है, सो fy of y बनता है fx of g इनवर्स x, जहाँ ये मोनोटोनिक होने चाहिए, इनटू फिर इसको डिफरेंशिएट आप कर लेंगे d अपॉन dy ऑफ g इनवर्स y dy, जैसे भी आप कर लो, है ना। तो फॉर्मूला ये यूज करो या ये यूज करो, तो ये मैंने यूज किया, सर मैंने पीडीएफ को डायरेक्टली बाय लिख दिया। तो इससे आ जाएगा। मेरे एक क्वेश्चन, हाँ हाँ, पावर ऑफ टेस्ट से क्वेश्चन पूछना था। जैसे पावर टेस्ट में मतलब डिफाइन कैसे करते हैं पावर टेस्ट? पावर ऑफ टेस्ट, पावर का फॉर्मूला से तो पता है वैसे, लेकिन वैसे कैसे बताएंगे पावर ऑफ टेस्ट? पावर वाइज यही यूज करना है। पावर का डेफिनेशन ही यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। मतलब पावर ये समझ लो, H1 इज ट्रू का मतलब H0 इज फॉल्स। अब समझो, H0 तुम्हारा फॉल्स है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि H0 को रिजेक्ट करेगा, है ना। जैसे कोई गलत इंसान है, तो क्या चांस है कि तुम उसको गलत बोल पाओगे, तो वो तुम्हारा पावर है ना। तो अगर तुम किसी गलत को गलत बोल पा रहे हो, इसका मतलब तुम पावरफुल हो। सेम सेंस यहाँ पे है कि H0 फॉल्स है और H0 को ये रिजेक्ट कर पा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो टेस्ट उतना अच्छा होगा। मतलब ये सिग्निफिकेंस होता है, आगे तुम पढ़ोगे या वो ऐसा है कि पावर जनरली 100% है, मतलब वो टेस्ट बहुत उसका अच्छा टेस्ट, मतलब वो एक बेटर टेस्ट है। अल्फा के रेस्पेक्ट में से ग्राफिकली आपने एक बार बताया था, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, आपने ग्राफिकली बताया था अल्फा, मतलब अल्फा वाला ये जनरली मोर देन इक्वल टू अल्फा आएगा, मोर देन इक्वल टू साइज आएगा जनरली, ठीक है ना। क्योंकि H0 रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्टिंग H0 इज फॉल्स, रिजेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज फॉल्स, मतलब H1 इज ट्रू, बात वही है। तो ये जनरली है ना, अल्फा तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, तो अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, दिस मच एरर इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस एक वो था, आपने ग्राफिकल के थ्रू समझाया था, मतलब ग्राफ बना के जो नॉर्मल वाला। हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, है ना। तो इसमें जो अगर पावर वैसे देखें हम, तो ये वाला रीजन आएगा कि जब H0 तुम्हारा फॉल्स है ना, तो उस केस में रिजेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक्चुअली होगा क्या कि वो तुम्हारा जो है रीजन कहाँ पे आ जाएगा, वो बहुत क्लोज आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, इसमें कैसे समझा, ये तो है ना अल्फा तुम्हें समझ आ रहा है, रिजेक्टिंग H0 में ये आता है रिजेक्शन रीजन, ये रिजेक्शन रीजन है। अब जब H0 तुम्हारा फॉल्स है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, ये इधर आके ना ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस केस में, तो ये छोटा हो जाएगा वो तुम्हारा पावर है केस में ना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी। इसे ग्राफिकली समझाना मुश्किल है थोड़ा सा, इस तरीके से है तो पावर ज्यादा हो जाएगा ना उससे। ठीक है, तो और किसी को कुछ डाउट हो 2023 से 2015 तक, 14 का तो कर ही रहे हैं, तो 2-3 क्लास अभी चलेगा 14 पे, 15 तक का कर चुके हैं डिस्कशन, है ना। सर वो डिफरेंशियल वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े बड़े से दिखते हैं, वो वाले नहीं, मतलब उसको एक टाइम पर मैं सोच नहीं पाता हूँ जैसे कि एक कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा इसमें, जैसे कॉम्प्लेक्स क्या है वो वाला, लेकिन वो बाद में हो जाते हैं। लेकिन मतलब एक टाइम एग्जाम करते हैं, ऐसे लाइव टेस्ट करते हैं। हाँ, तो वहां पे नहीं, तो कोई नहीं, एग्जाम में भी ऐसा होगा, क्योंकि होता ही तो है ना, घर पे वही पेपर करोगे तुम। जैसे मान लो मैं अभी पिछले बार गेट का एग्जाम दिया, मेरे 53 मार्क्स ही आए, तो एग्जाम में चूंकि बैठा था मेरे 53 मार्क्स आए, थर्ड रैंक आया, लेकिन वही पेपर अगर मुझे तुम यहाँ पे दो सॉल्व करने का, तो मैं 80-90 मार्क्स तो कर ही दूंगा, ये है ना। तो वो होता है, तो एग्जाम के टाइम पे कोई टाइम बाउंड है, उसमें याद नहीं आता वो, है ना, सारे क्वेश्चन करने भी हैं, तो घर पे आराम से करते हैं। तो एग्जाम में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वही कोशिश करना, ऑप्टिमाइज करना है कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके और सही अटेम्प्ट करे, ये कोशिश करना। जो लेंदी क्वेश्चन है छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना।
जो हो रहा है वही करना है। ठीक है, आई थिंक तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, और कल से क्लास थोड़ी, अभी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अभी मैं जाना है रात को, तो कल है ना क्लास होगी, ऐसे मैं बता दूंगा जब शेड्यूल होगा, तो फिर दिल्ली, बैंगलोर, फिर मुझे मणिपाल जाना है, तो 10 दिन में अभी 10 दिन बाहर बाहर घूमूंगा, वापस में यहाँ 24 को आऊँगा, तो 10 दिन क्लास होगी, लैपटॉप से होगी या आईपैड से होगी, तो ऐसा क्लासेस होगा, बट क्लासेस जो होगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जब नहीं हो पाएगी तो ये है। ठीक है, चलिए अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।